हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पता नहीं ये पवन जी के धैर्य की परीक्षा है कि जब मेरा अंदर का डर था कि लगभग पिछले 3-4 महीने से वो बार बार कहते रहे कि इस विषय पे बोलना है, और मेरा ना ये साहस होता था कि मैं कह सकूं कि मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, ना मेरा इनकार करने की हिम्मत हो पा रही थी। वजह यह है कि ईएमएस जैसे सरल व्यक्ति के व्यक्तित्व पे बोलना जो है मुझे ऐसा लगता था कि बहुत कठिन है। सरल मैं इसलिए कहता हूँ कि पिकासो ने एक बार से पूछा गया था कि उनको सबसे असुविधा कब होती है जब वो चित्रकारी करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब सीधी और सरल रेखा खींचना मेरे लिए सबसे ज़्यादा कठिन होता है। तो ईएमएस के बारे में भी जब बात करते हैं तो उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं जिन पहलुओं पे चर्चा होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जब हम एक ऐसी गोष्ठी में चर्चा करते हैं और इस गोष्ठी की अपनी एक समय की सीमा होती है, तो सीमा में अगर चर्चा करने से एक पहलू पे चर्चा ज़्यादा हो जाए, दूसरे पे कम हो जाए, तो कई बार ऐसा लगता है कि हम न्याय के साथ की बजाय जो है कि हम श्रोताओं के साथ भी अन्याय कर देते हैं और संबंधित व्यक्तित्व के साथ भी अन्याय हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब सब कुछ तो संभव नहीं है, लेकिन जिस विषय पर या उनके जिन पहलुओं पे चर्चा थोड़े से समय में संभव होगी उन विषयों पे चर्चा की जाए। इसलिए कि ईएमएस पे जब हम चर्चा करते हैं तो बहुत सारे पहलू हैं उनके जिन पे जो है चर्चा हो सकती है। एक वो ईएमएस है जो एक नमूदरी समुदाय के अंदर पैदा होता है, और जब वहाँ पैदा होता है तो उसके बाद अपने बचपन पे ही उस एक उच्च वर्ण के समुदाय के अंदर की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उन रूढ़िवादी परंपराओं को देखता है, उसका मनन करता है। वहाँ पर जो महिलाओं की जो बदतर हालत है नमूदरी महिलाओं की, तो उन महिलाओं के बारे में सोचता है, उनके बारे में चर्चा करता है। और फिर जब वो पढ़ते पढ़ते जब वो अपने युवावस्था में आता है 17-18 साल की 18 साल की उम्र में, तो उसकी शुरुआत सिर्फ अपने समुदाय के अंदर किस तरीके से सुधार किए जाए उससे होती है। वहाँ पर जो महिलाओं की हालत है उस महिलाओं की हालत को किस तरीके से बदला जाए। उदाहरण के लिए उस समय तक महिलाओं के अंदर, पूरे केरल के अंदर महिलाओं की ये हालत ये थी कि ये जो अपर कास्ट महिलाएं हुआ करती थी वो अपने घरों के अंदर इससे अपर कोई जो कपड़ा है उनको पहनने की इजाज़त नहीं होती थी। वो जब घर से बाहर जाती थी तो तब वो कपड़ा पहन सकती थी। उसके बाद जो बैकवर्ड और दलित महिलाएं हुआ करती थी उनको अगर घर से बाहर भी जाना होता था तो उसके बाहर जा भी वो जो है कि नंगे बदन ही जाती थी, कपड़ा पहन के अगर जो है कि वो नहीं जा सकती थी। आपको मालूम होगा कि अभी एक 100वीं वर्षगांठ मना रही है जब इस तरीके से कपड़ा पहनने तमिलनाडु और केरल की सरकार मिल के जो है उसको मना रही हैं। और एक महिला दलित महिला जब उससे, क्योंकि इस तरीके से जो लोग जाते थे बिना कपड़ा पहने जब महिलाएं बाहर निकला करती थी तो उसके बाद उन पर एक टैक्स लगा करता था। एक दलित महिला से जब वो कपड़ा उसका टैक्स लेने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर गया तो उसने कहा मेरे पास टैक्स नहीं है। तो उसने जब उससे ज़्यादा कहा तो उसने जो है कि अपना जो वो अंदर से जो वो अंदर गई हंसिए से जो उसने जो है कि अपनी छाती को काटा, केले के पत्ते पे रख के कह दिया कि ये है मेरा टैक्स, और उसके बाद उसने प्राण दे दिया। अभी उसकी 100वीं वर्षगांठ है जिसको केरल और तमिलनाडु की सरकार जो है कि मिलकर मना रही है। तो इसलिए उन्होंने जब शुरुआत की तो उनकी शुरुआत इस तरीके से हुई कि कैसे हम अपने जो समाज है नमूदरी समाज है उसकी जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं उनके खिलाफ की उनमें सुधार करने को लेकर चर्चा हुई। फिर जिस तरीके से वहाँ पर महिलाओं की जो कार्य के लिए असमानता की जो स्थिति थी उसके खिलाफ उन्होंने जो है कि शुरुआत की। महिलाओं को जो विवाह करने के लिए जो आज़ादी नहीं थी उसको लेकर, और महिलाओं के साथ होने वाला जो उत्पीड़न था उस उत्पीड़न को लेकर उन्होंने शुरुआत की। और जब वो 19 साल के थे तब उन्होंने अपने समुदाय की ओर से, शायद मुझे लगता है कि वो अभी तक के इतिहास में शायद सबसे
कम उम्र के संपादक होंगे, तब वो नंबूदरी समुदाय की ओर से जब एक पत्रिका निकला करती थी, उसका वो संपादन किया करते थे। उस समय उनकी उम्र करीब 18.5 साल हुआ करती थी। तो इस तरीके से जो है कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। लेकिन वहाँ पर जब अपने समुदाय के समस्याओं के लिए लड़ते हुए अपनी खुद की जो चोटी थी लंबी, उस चोटी को काट कर जब वह अपनी प्रथाओं के खिलाफ लड़ते हुए ही उनको लगा कि नहीं, इस लड़ाई को केवल यहीं तक सीमित करना संभव नहीं होगा। ज़रूरी है कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हमें जो है कि आगे भी ले जाना होगा। और इसलिए उस लड़ाई के साथ लड़ते लड़ते वो फिर जो है कि आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा बनकर फिर वो जो है कि कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, और कांग्रेस के साथ जुड़ते नहीं हैं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का हिस्सा तक वो बनते हैं। कांग्रेस के ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी होते हैं, और बाद में भले ही जो है कि वो जो उसके बाकी के पहलू हैं, उन पहलुओं पे जब हम चर्चा करेंगे तो चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ कि गांधी जी की जो सादगी है, गांधी जी की जो सरलता है, गांधी जी की जो सहजता है, उसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर कभी नहीं त्यागा। वो कम्युनिस्ट भी हो गए बाद में, लेकिन उनकी जो सरलता, सहजता और सादगी जो थी, वो सादगी हमेशा उनके अंतिम समय तक उनके साथ रही। और इसीलिए समाज का विकास कैसे हो सकता है, किस गति में हम जो है कि आगे जो आज़ादी है, तो आज़ादी के बाद हमारा समाज की तस्वीर क्या होगी, हमारी प्राथमिकता क्या होगी, इन सब पे चर्चा करने के बाद वो कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही जब वो जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस में भी रहते हैं, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करके फिर वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी स्टेट सेक्रेटरी हो जाते हैं। लेकिन उनके जो विचार है, विचार का दायरा वहीं भी ख़त्म नहीं होता है। वो शुरुआत करते हैं अपना जो समुदाय है, उस समुदाय से किस तरीके से हम जो है कि उसके अंदर सुधार, वहाँ से शुरुआत करते हैं। फिर सुधार करने के बाद जो है कि फिर वो आज़ादी के आंदोलन में जुड़ते हैं। फिर आज़ादी के आंदोलन में जुड़ने के बाद फिर आज़ादी के बाद का नक्शा कैसे होता है, कैसा होना चाहिए, उसको लेके जब चर्चा करते हैं, तो कांग्रेस के आगे बढ़ के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में आते हैं, और फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी उनका अंतिम पड़ाव नहीं होता है। उसके बाद वो और आगे बढ़ते हैं, जब वो पी सुंदरैया के संपर्क में आते हैं, हैदर खान के संपर्क में आते हैं, उनके संपर्कों में आते हैं, तो उनके संपर्कों में आने के बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन नहीं करते, बल्कि इतना इनकी जो संगठनिक क्षमता है, उस पे अगर बाद में एक बार और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इतना ही कहना मेरे लिए पर्याप्त होगा कि इतना मतलब उनका व्यापक असर था कि वो जब कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो पूरी की कम्युनिस्ट CSP जो है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसकी पूरी की पूरी स्टेट यूनिट जो है कम्युनिस्ट पार्टी में कन्वर्ट हो जाती है। वो अकेले नहीं आते हैं, पूरी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको जो है कि वो शामिल कर लेते हैं। ये उनके व्यक्तित्व के कुछ पहलू हैं। लेकिन जो है कि उनके फिर जैसे मैंने बताया कि उनके जीवन के में जैसे जैसे वो संघर्षों में आते हैं, तो उनके जो जीवन उनकी जो विचार प्रक्रिया है, वो विचार प्रक्रिया का भी धीरे धीरे विकास होता है। और उसके बाद जब वो कम्युनिस्ट पार्टी में आते हैं, तो फिर एक बात, जब हम EMS के बारे में बात करते हैं, तो केवल भारत के ही नहीं, एशिया के एकमात्र ऐसे कम्युनिस्ट नेता हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। और उनकी जो सोच का दायरा है, उसमें शायद ही कोई पहलू है जो अछूता रहा हो। उन्होंने कला के बारे में लिखा, संस्कृति के बारे में लिखा, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन के बारे में लिखा, उन्होंने मार्क्सिस्ट दर्शन के बारे में लिखा। बहुत सारे पहलू हैं जिन पहलुओं पर जो है कि उन्होंने किताबें लिखी। तो इस तरीके से करके
वो उनके जीवन के बहुत सारे पहलू हैं जिन पहलुओं पे चर्चा हो सकती है। वो एक आखिरी समय तक वो एक कॉलमिस्ट थे। मलयालम के अखबारों में, अंग्रेजी के अखबारों में नियमित रूप से जो है कि उनके कॉलम आया करते थे। उन्होंने, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि 18.5 साल की उम्र उन्होंने पहले अखबार का संपादन किया। बाद में वो जब कम्युनिस्ट पार्टी में आए तो सीपीआई के जो अखबार था न्यू एज, उसका भी उन्होंने संपादन किया। बहुत सारे अखबार हैं। बाद में जब सीपीएम में आए तो मार्क्सिस्ट, उनका जो आइडियोलॉजिकल अखबार है उसका जो उन्होंने संपादन किया। तो इस तरीके से करके जो है कि बहुत सारे पहलू हैं जिन पहलुओं पे चर्चा हो सकती है। और उनका जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला पहलू है, जो मुझे प्रभावित करता है, वो जो है कि वो इतने मतलब बेहतर कम्युनिकेटर थे, अपनी बात को संचार करने वाले थे। वे इतने बड़े प्रोपेगेंडिस्ट थे कि मतलब वो कल्पना करना मुश्किल है कि आम तौर पे ये कहा जाता है कि वो दोपहर के 12 बजे तक हर रोज़ पूरे केरल को 2 हिस्सों में बांट देते थे। उनका जब कॉलम छपा करता था अखबार में, तो उसके बाद या तो केरल का हिस्सा लोग उनके पक्ष में होते थे, उनकी राय के साथ होते, या उनके विरोध में होते थे। अब न्यूट्रल जो होना जो है कि उनके लिए संभव नहीं था। और ये तब था जब वो जन्मजात हक लाते थे। और आज़ादी के आंदोलन के समय जब वो अंडरग्राउंड चल रहे थे, उस समय जब अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ जो है कि ब्रिटिश हुकूमत ने उनके खिलाफ जो पोस्टर जारी किया था जिसमें उन पे 500 रुपये का इनाम था, तो उसकी फ़ोटो के साथ जो उनकी जो आइडेंटिफिकेशन छपा था, परिचय जो छपा था, उसमें लिखा था EMS नमूदरीपाद हकला, बड़े में हक उनको पहचानने के लिए हकला। तो मतलब इतने हकलाते थे। और इतने बड़े हकलाने वाले व्यक्ति जो है कि इतनी सहजता के साथ, सरलता के साथ वो अपनी बात कहते हैं कि अगर वो बुद्धिजीवियों की सभा में जाते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी बात कहते हैं, तो वहाँ पर जो हॉल है, हॉल छोटा पड़ जाता है। इतने लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। और वो जनता के बीच में जाने के लिए जाते हैं तो रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक जो है कि लोग उनका इंतज़ार करते हैं। इस तरीके से करके जो है कि वो उनकी ज़िंदगी के जो है कि ये पहलू है कि वो किस तरीके से, कितने सरल तरीके से, सहज तरीके से जो अपनी बात है उस बात को लोगों तक कहने की हिम्मत में वो दक्ष थे। और अगर संगठन क्षमता की बात करें तो वही कि मैंने बताया कि वो जो है कि CSP में जब थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में, तो उस समय पी सुंदरैया के जब संपर्क में आए तो तब 4 कम्युनिस्ट लोग थे उनके साथ, जिन्होंने मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था 1937 में। और 1937 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। और और उसके बाद, उसके ठीक 20 साल बाद 1957 में दुनिया की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार का गठन जो है कि केरल के अंदर कर लेते हैं। ये उनकी जो है कि उसका पहलू, ये उनके जीवन का एक दूसरा पहलू है। और फिर अगर एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में देखें तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में पार्लियामेंट के असेंबली के अंदर उनके योगदान हैं। आज़ादी से पहले भी जब वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर जो है कि एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक के रूप में जीत कर पहुँचे थे, या फिर वो जब ट्रेजरी बेंच में बैठते थे, मुख्यमंत्री बने, तो उस रूप में अगर उनका में देखें तो नेता प्रतिपक्ष के मतलब जो है कि एक विपक्ष के रूप में भी उनके जो धारदार दिए गए भाषण हैं आज़ादी से पहले, जब वहाँ उनके जो दिए गए डिसेंट नोट हैं, वो भी एक आइडियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट के रूप में जो है कि इतिहास में दर्ज हैं। और जब वो सरकार का संचालन करते हैं तो उनकी जो नीतियां हैं वो नीतियां भी सिर्फ जो है कि सरकार को संचालित करने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक के अंदर जो बुनियादी बदलाव है, वर्गीय बदलाव है, उस वर्गीय बदलाव के रूप में भी जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब जो है कि इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए जो है कि 1957 में जो पहली सरकार बनी
जिसके वो मुख्यमंत्री थे, और जो दुनिया की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार थी, उसके बारे में जब बात करें तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई आमतौर पे जो एक सत्ता में आना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सारी असंतुष्ट लोग होता है, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से जो है कि आप सत्ता में आ जाते हैं। कई बार सरकार के खिलाफ असंतोष होता है, कई बार जो है कि आप अपनी बात को ज़्यादा प्रभावी तरीके से कह देते हैं तो लोग आपके साथ आ जाते हैं। लेकिन आप सत्ता में आने के बाद क्या आप ऐसा कोई सामाजिक बदलाव लाते हैं जो समाज महसूस करता है, या आपकी कोई ऐसी आपकी प्राथमिकता क्या है, किन वर्गों को आप प्राथमिकता पे लाते हैं, और उससे जो है कि समाज के अंदर कोई जो वर्गीय संतुलन है वो बदलता है, मेहनत का जनता में पक्ष में जाता है कि नहीं जाता, ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ईएमएस की जो सरकार है, उस सरकार का अगर जो पहली सरकार है, उस सरकार के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसी से चर्चा शुरू करनी चाहिए कि उनके जो 2.5 साल का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में कोई इस प्रकार का बदलाव आया कि नहीं आया। इसी में एक बात और मैं जोड़ दूं कि जो 1957 की उनकी सरकार थी, उस सरकार में सिर्फ 1 के बहुमत से चल रही थी विधानसभा के अंदर, और वो जो 1 का बहुमत था उसमें से भी 5 निर्दलीय थे जो उस सरकार को समर्थन कर रहे थे। और आज जिस प्रकार से बदलाव होता है, जो है कि थोक के अंदर विधायक खरीद लिए जाते हैं और सरकारें पलट दी जाती हैं, तो एक विधायक के समर्थन मतलब जो है कि 1 बहुमत से 1 विधायक अधिक था। इतने थिन मेजॉरिटी के साथ वो सरकार चल रही थी। 2.5 साल तक जो है कि उस सरकार को अस्थिर करने की सारी कोशिशें हुई, लेकिन वो जन दबाव उसको कहा जा सकता है, या उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसमें जो है कि जो उस समय का जो नेतृत्व था, उस नेतृत्व की जो प्रतिबद्धता थी, या उनके साथ जो उनकी जो वैचारिक सोच थी, उसको कहा जा सकता था कि 2.5 साल तक जब एक भी विधायक को निर्दलीय विधायक तक को भी जो है कि इधर से उधर हिलाया नहीं जा सका, तब जाकर जो है उस सरकार को बर्खास्त कर जो है कि किया गया। तो ये एक पहलू है। और दूसरा जो है कि जब फिर हम उससे बात करें कि ये जो सरकार है, सरकार की प्राथमिकता क्या है, तो उसने कुछ वर्गीय बदलाव लाए कि नहीं लाए। 5 अप्रैल 1957 को इस सरकार का गठन होता है, ईएमएस नंबूदरी-पास की सरकार का, और 11 अप्रैल को वो जो है कि भूमि सुधार विधेयक लेके आते हैं। और ये जो भूमि सुधार विधेयक है, इस विधेयक ये जो कानून लेके आते हैं भूमि सुधार का, उसके तहत वो जो ग्रामीण गरीबों के उस कानून के तहत वो ग्रामीण जो गरीबों के बीच वहाँ पर जो वर्गीय संतुलन है, उस संतुलन को ही बदल देते हैं। वो कानून सही मायनों में आप अब जब कहते हैं कि हम जो है कि गरीबों को मदद करना चाहते हैं, तो अब सिर्फ गरीबों की मदद करने से काम नहीं चलेगा। आप जो है कि वहाँ पर जो जमींदार हैं, अगर जमींदारों के उनके जो दांत हैं, उन दांतों को अगर तोड़ेंगे नहीं, उनको अगर खट्टा नहीं करेंगे, तो आप जो उनकी जो मदद करना चाहते हैं वो मदद भी उनके लिए किसी काम की नहीं होगी, वो भी निरर्थक चली जाएगी। इसलिए वो जो भूमि सुधार कानून लेकर आते हैं, उस कानून के तहत वो जो ग्रामीण जो वर्गीय संतुलन है, वो वर्गीय संतुलन ही बदल देते हैं। हदबंदी से अतिरिक्त जो ज़मीन है, वो ज़मीन बड़े लोगों से ली जाती है, जमींदारों से ली जाती है। उसके बाद जो है कि जो और ज़मीन का भूमिहीनों में, गरीब किसानों के में उस ज़मीन का बंटवारा होता है। उसके बाद जो बटाईदार किसान हैं, उन बटाईदार किसानों को उन्होंने उसका कानून के अंदर जो वो संरक्षण करते हैं। तो इस तरीके से करके वो जो ग्रामीण केवल ये नहीं है कि वहाँ पर ईएमएस की सरकार आ जाती है, बल्कि ईएमएस की सरकार आने का अर्थ ये होता है कि ग्रामीण जनता के बीच में जो वर्गीय संतुलन है, वर्गीय जो वो है सत्ता का जो संतुलन है, वो जो ग्रामीण गरीबों के अंदर जो शक्तियां हैं, वो जमींदार के हाथों से खिसक कर वो जो है कि गरीबों के हाथों तक पहुंच जाती है।
और ये जो बात है, ये बात अचानक नहीं है। जब EMS 1939 में ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो विधानसभा के सदस्य थे, तो उस समय जो टेनेंसी एक्ट आया था, उसमें उस समय EMS अकेले कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य विधायक थे वहाँ पर। तो उन्होंने अपना एक डिसेंट नोट दिया था उस टेनेंसी एक्ट के तहत, और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ये जो कानून है, उस कानून किस तरीके से ज़मींदारों को मदद करने वाला है, और अगर आप जो है कि बटाईदारों को मदद करना चाहते हैं, ग्रामीण गरीबों को मदद करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है कि आपको क्या क्या बदलाव करने चाहिए, वो उन्होंने जिक्र किया था। और इसलिए जब 1957 में उनको सत्ता में आने का अवसर मिलता है, तो फिर वो जो उन्होंने 1939 में अपने डिसेंट नोट में किया है, उसको व्यवहार में लाने की जो है कि वो कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है, जिससे जो बदलाव आज़ादी के बाद जो है कि पहली बार किसी सरकार ने किया, जो दूसरे राज्यों, जो EMS की सरकार को दूसरे राज्यों की सरकारों से अलग करता है। 2-3 बदलाव और हैं जो उन्होंने 1957 की सरकार में किए। एक तो मैंने बताया कि वो ये जो लैंड रिफॉर्म का बिल लेकर आए थे। उसके बाद जो दूसरा बिल वो लेके आए, वो उन्होंने लेके आए थे शिक्षा के विस्तार का, एजुकेशन का बिल, जिसमें उन्होंने जो है कि अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा जो है कि हर सेकेंडरी तक का उसमें जिक्र किया, जिसमें उन्होंने जो है कि ये जो बच्चियों के लिए और जो वंचित तबके हैं उनके लिए रिजर्वेशन और उनके लिए जो है विशेष सुविधाएं का प्रावधान किया, ताकि वो जो है कि वो शिक्षा जो है कि का ग्रहण कर सकें। और इसीलिए वो इस प्रकार के जितने भी ये जो बदलाव हैं, इन बदलावों को EMS जानते थे कि ये जो बदलाव हैं, इन बदलावों को सिर्फ प्रशासनिक कदमों से हम जो है कि आगे नहीं ले जा सकते। प्रशासनिक कदम अगर सिर्फ उठते हैं तो वो उससे जो है कि ब्यूरोक्रेसी मजबूत होती है, नौकरशाही जो है कि उसमें अड़ंगा लगाती है। इसलिए जब तक आप जन आंदोलन को जन आंदोलन के माध्यम से जनता की भागीदारी इसमें नहीं करेंगे, जनता को इसके साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे, तब तक जो है कि आप इसका जो है कि तब तक आप जो है कि जो आप करना चाहते हैं या जो सरकार करना चाहती है, उसको जो है कि व्यवहार में तब तक आप नहीं उतार पाएंगे। इसलिए उन्होंने इसको जन आंदोलन बनाने की कोशिश की। उसमें जो है कि जितने किसान आंदोलन थे, किसान संगठन थे, जितने छात्र संगठन थे, जितने सामाजिक संगठन थे, सबको जो है उस पर जोड़कर सबको जो है उसके साथ लाने की जो है कि उन्होंने कोशिश की। और उसी के माध्यम से उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के लिए अभियान चलाया। एक तरफ शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चला रहे हैं, साक्षरता अभियान चला रहे हैं। लाइब्रेरी जो है का मूवमेंट जो है कि शायद मुझे लगता है कि केरल के अलावा और कहीं चला ही उस हिसाब से चला ही नहीं कि गांव-गांव तक लाइब्रेरियां हों, हर गांव तक लाइब्रेरी हो, और उस लाइब्रेरी के माध्यम से जो है कि लोगों को साक्षर करने की, शिक्षित करने की, उनके जो है कि क्या जो है आप प्रयास हो। तो इस तरीके से अगर आज केरल अगर 100% साक्षर है, तो इसमें इस बीच जितनी भी सरकारें हैं, किसी सरकार के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी बुनियाद में EMS ने बूंदरी पा दी। इसलिए जो है कि ये जो चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और उसका के अलावा तीसरा बिल जो वो लेके आए थे स्वास्थ्य हेल्थ को लेकर स्वास्थ्य संबंधी बिल लेकर आए थे, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है कि उसके सुविधाओं का विस्तार हुआ, प्रत्येक नागरिक को सुविधा देने की बात हुई। और उसके बाद आज अगर हम केरल के बारे में देखें, तो हो सकता कि मेरे जो है कि आंकड़े थोड़े से गलत हों, क्योंकि मेरे 6 महीने पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। 6 महीने पहले हालत ये थी कि हमारे भारत के अंदर औसत आयु 67 साल 1 महीना है, और केरल के अंदर जो औसत आयु है वो 77 साल 2 महीने है। तो आप उससे मतलब आप केरल के अंदर पैदा होने का अर्थ ये है कि हम जो है कि
आपकी जो है कि उम्र 10 साल बढ़ जाती है, और हम जहाँ मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं वहाँ तो औसत आयु आज की तारीख में 62 साल है। तो ये कुछ पहलू हैं ईएमएस के बारे में, जिनके बारे में जो है कि चर्चा की जानी चाहिए। और चौथा जो बिल थे जिस वो लेके आए थे वो था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी जिस तरीके से उन्होंने उसका विस्तार किया, हम जहाँ पर उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और कि आज जो मध्य प्रदेश के अंदर जो पीडीएस है वो सिर्फ 12% लोगों को कवर करता है, लेकिन केरल के अंदर आज की तारीख में 87% फैमिली जो है, 87% परिवार, वो जो है कि इससे आप समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली जी, हम और आप जैसी जो परिवार हैं, वो भी जो है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, सार्वजनिक वितरण की जो दुकान है, वहाँ से जाकर जो है कि अपने खाद्यान्न का सामान लाते हैं। और वहाँ से सिर्फ जो है कि जैसे अपने को जहाँ मिलता है कि चावल मिल गए या कभी गेहूँ मिल गया, इतना नहीं है, 14 जो जीवन उपयोगी वस्तुएँ वो मिलती हैं। वहाँ पर बच्चों के लिए किताबों के कॉपियों की भी व्यवस्था है। तो जो आपकी जो जीवन संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं जो है कि वहाँ पर आपको वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। तो इस तरीके से वो जो ये 4 मुख्य ऐसे कदम थे जो ईएमएस ने उठाए, जिनकी वजह से जो है कि केरल के बारे में अगर आज चर्चा करें तो आज केरल का जो स्टैंडर्ड है वो भारत को तो छोड़ दीजिए, यूरोप को उनका जो स्टैंडर्ड है यूरोप के स्टैंडर्ड्स के बराबर है। तो ये जो सारे जो कदम उठाए, उन कदमों की वजह से ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ईएमएस के बारे में जब चर्चा करते हैं तो ईएमएस ने इन सारे कदमों को उठाने के साथ साथ एक कम्युनिस्ट होने के नाते ज़रूरी है कि ये आप जनता के अंदर जो है कि जनता की जो वर्गीय एकता है वो वर्गीय एकता बननी चाहिए। ये कम्युनिस्टों का लक्ष्य भी है, और ईएमएस कम्युनिस्ट थे, जाहिर सी बात है। लेकिन वो जो जानते थे कि हमारे समाज के अंदर जो है कि वो तबके जो सामाजिक रूप से वंचित हैं, जो दोहरे शोषण का शिकार हैं, जिनका आर्थिक शोषण भी होता है और सामाजिक शोषण भी होता है, जब तक जो है कि उन तबकों को आप विशेष अधिकार अगर नहीं देंगे, जब तक जो है कि उनको जो है कि मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप जो है कि वर्गीय एकता की, मजबूत वर्गीय एकता की कल्पना आप लोग हम लोग जो है कि नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मंडल कमीशन तो वीपी सिंह लेके आए, लेकिन उससे बहुत पहले 1957 में ही अगर ईएमएस ने जो है कि ने ना केवल SC ST के लिए जो है कि दलितों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए ही सिर्फ जो है कि आरक्षण की व्यवस्था नहीं की थी, बल्कि उसी समय उन्होंने जो आरक्षण, उनमें जो पिछड़े वर्ग थे, पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की। और वो जानते थे, मतलब जो है कि ये जो जिस पूंजीवादी विकास की धारा में हम बह रहे हैं, वो पूंजीवादी विकास की धारा, ये जो स्वर्ण जातियां हैं, उन जातियों में भी ये जो पूंजीवादी विकास है, वो विकास इनके भी एक बड़े हिस्से को जो है कि वंचित कर देता है, संपत्तिहीन बना देता है, वो भी जो है कि उत्पीड़न का शिकार होता है। इसलिए उन्होंने उसी समय जो है कि उनके लिए भी, कमज़ोर तबकों के लिए भी, पिछड़ों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की, और स्वर्ण जातियों के बीच में भी ये जो कमज़ोर तबके थे उनके लिए भी आरक्षण की उसी समय व्यवस्था की। ये जो अभी जो बात करते हैं, और उसी समय जिस तरीके से अब मंडल कमीशन ने बाद में आकर कहा कि क्रीमी लेयर एक जो है मलाईदार तबके जो है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ईएमएस ने उसी समय ये भी इस बात की व्यवस्था कर दी थी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर तबके हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, और जो पिछले वर्ग के जो तबके हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो मलाईदार तबके हैं उनको आरक्षण से जो है कि बाहर रखा जाना चाहिए। इस तरीके से करके उन्होंने जो है कि ये जो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से करके उन्होंने जो वर्गीय एकता थी, उस वर्गीय एकता को बनाने का एक
की कोशिश की, एक प्रयास किया और जो अपने आप में सफल हुआ। इसलिए यही वजह है, हम कह सकते हैं कि मतलब ये उनके जो प्रयास थे कि वो समाज, ये जो हमारी सामाजिक संरचना है उसको समझना एक कम्युनिस्ट के नाते, एक समाज सुधार के नाते, और उसके नाते जो है कि जो सामाजिक तबके हैं उन तबकों के अलग अलग तबकों की समस्याओं को समझना है, उसके आधार पर उनके के बारे में कदम उठाना है, उन सब की एकता बनाना है। वही वजह है कि आज तक हाथियों वाले देश में हाथी की पार्टी अपनी जगह नहीं बना पाई। तो ये अब और इसलिए एक जब मैं एक ये बात करना चाहता हूँ कि ये थोड़ी हो सकता है शायद ईएमएस से हटके हो कि आमतौर पे जो कम्युनिस्टों के बारे में जो आलोचना होती है कि कम्युनिस्ट जातिगत जो आरक्षण है उसका समर्थन क्यों करते हैं। ईएमएस ने अपनी किताबों में बहुत इसका जिक्र किया, मैं ईएमएस का भी जिक्र नहीं करूँगा। और ये होता है, ये आलोचना होती है कि आप तो वर्ग की बात करते हैं, वर्गीय आधार पर जो है कि जो लोग पीड़ित हैं वे जो आर्थिक रूप से इसलिए जो है कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, जातिगत आधार नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके की जो बात करते हैं उनसे मतलब एक ही हमारा ये मतलब मेरा व्यक्तिगत निवेदन ये है कि भारत के अंदर जो पूंजीवाद का जो विकास है उस विकास की प्रक्रिया को हमें समझने की आवश्यकता है। पिछली सदी के शुरुआत में भारत के अंदर पूंजीवाद का विकास की शुरुआत हुई और उस समय के जो 20 बड़े पूंजीपति हैं उन पूंजीपतियों की सूची उठा के देख लीजिए आप, और फिर उन जो पूंजीपति हैं उनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि देख लीजिए। और जहाँ तक कि आज के जो अंबानी अडानी इनको भी चाहो तो इनको भी जोड़ सकते हैं। ये जो 20 बड़े पूंजीपति उनकी अगर सामाजिक पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारे लोग ये जो वर्ण व्यवस्था का जो तीसरा वर्ण है वहाँ से निकल के आए, वैश्य वर्ग से जो है कि इनकी जो पृष्ठभूमि है सब वैश्य वर्ग से निकल कर आए हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी इस वर्ण व्यवस्था ने ही इस वर्ग के लिए इतनी व्यवस्था कर दी थी कि इनको पूंजीवाद के विकास के लिए जो प्राथमिक पूंजी चाहिए थी वो वर्ण व्यवस्था के तहत इनको उपलब्ध थी। तो जहाँ पर जो पूंजीवाद का विकास हुआ वो विकास जो है कि सामंतवाद से जब से टकराव करके नहीं हुआ बल्कि उससे जो है कि जो ये जो वर्ण व्यवस्था के तहत जो तीसरे वर्ण को जो की पूंजी के पास जो सुविधा थी उस सुविधा के बाद जो है कि जहाँ पर पूंजीवाद का विकास उसने पूंजी निवेश किया। अब जब पूंजी निवेश होता है तो पूंजी निवेश काहे के लिए होता है? उत्पादन काहे के लिए किया जाता है? उत्पादन किया जाता है इसलिए कि उत्पादन आए, उत्पादन हो तो उसके उत्पादन के लिए बाजार चाहिए, उसके लिए खरीदार चाहिए। बाजार अगर जाएगा, अगर उसके खरीदार होंगे, बाजार अगर माल में बिकेगा, माल बिकेगा तो मुनाफा होगा, उसी से पूंजीवाद का विकास होगा। अब जब पूंजीवाद का जब विकास के लिए अगर ये जो बात करते हैं तो भारत के अंदर जो सबसे पहले जो कारखाने लगे वो कारखाने लगे कपड़े के कारखाने। अब कपड़े के कारखाने आ गए, माल जो है कि बनकर तैयार होकर बाजार के अंदर आ गया, तब उसके लिए खरीदार कौन है? ये जो चौथा वर्ण है उसको तो नए कपड़े पहनना प्रतिबंधित हैं, रंगीन कपड़े जो है कि शूद्र पहन नहीं सकता था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। तीसरा वर्ण जो है पैदा कर रहा है, खरीदार कौन है? एक तो पहला वर्ण है और फिर दूसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण पैदा कर रहा है, दूसरा और पहला वर्ण जो है उसके खरीदार हैं, तीसरा वर्ण तो उपभोक्ता से जो है कि मार्केट से ही बाहर है। तो इसलिए जब पूंजीवाद ने का विकास हुआ तो उसने जब माल का उत्पादन करना शुरू किया तो उसने अपने जो उपभोक्ता थे उन उपभोक्ताओं की जो समस्याएं जो उपभोक्ताओं को जो है कि सामने रख के उत्पादन जो है कि शुरू किया। इसलिए आप देखेंगे कि अगर उस समय के जो
जब हमारे देश के अंदर जो पूंजीवाद शुरू हुआ तो समय के जो पहले 10 सालों के अंदर अगर मजदूरों की अगर सूची उठा के देखी जाए तो उसमें आपको दलित मजदूर नहीं मिलेगा, उसमें आपको मुसलमान मजदूर नहीं मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि आज़ादी के बाद तक कपड़ा कारखानों के अंदर वीविंग सेक्शन के अंदर जो है कि दलित, बाद में दलित मजदूर आ भी गया तो उसके अंदर जो है कि वीविंग सेक्शन के अंदर जो है कि दलित मजदूर का प्रवेश प्रतिबंधित था। क्यों कि उस समय ऐसा होता था कि अगर वीविंग सेक्शन के अंदर कि अगर धागा अगर टूट जाता था तो उस धागे को अगर जोड़ने के लिए थूक से जोड़ना पड़ता था। अगर धागा ख़त्म हो गया, दूसरे धागे को उससे जोड़ना तो थूक से जोड़ना पड़ता था। तब अगर शूद्र के थूक से जुड़ा हुआ कपड़ा अगर जाएगा तो पंडित जी कैसे पहनेंगे। इसलिए जो है कि वीविंग सेक्शन के अंदर जो है कि दलित मजदूरों को बाहर रखा गया। तो इस तरीके से करके जो है कि ये जो हमारे देश के अंदर जो उपभोक्ताओं का विकास, जो पूंजीवाद का विकास हुआ, वो विकास जो है कि मनुवाद से, जब वर्ण व्यवस्था के से टकराव करके नहीं, बल्कि जो है कि उससे जो है कि फ़ायदा, वो उससे जो है कि उसकी सुविधा के हिसाब से जो है कि हुआ। और आगे चलकर ये जो जातिवादी व्यवस्था थी, ये जातिवादी व्यवस्था उनको वर्गीय जो एकता थी, मजदूरों की जो वर्गीय एकता थी, वो वर्गीय एकता को तोड़ने के लिए जो है कि सहायक हुई। आप अगर ग्वालियर के अंदर ये देख लें तो जिस समय जेसीबेल हुआ करता था, पूरे जो ठाकुर थे वो इंटक के साथ हुआ करते थे और कभी उन्होंने जो है कि हड़ताल के अंदर हिस्सेदारी नहीं की। तो वर्गीय मतलब ये कि जो जातिवादी व्यवस्था थी, जातिवादी व्यवस्था जो पहली कम्युनिस्टों की धारणा थी कि जैसे पूंजीवाद का विकास होगा जाति अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर अगर जो जातिवाद का विकास हुआ, एक तो ये जो परिस्थितियाँ जिसका मैं जिक्र किया कि उसके चलते जो है कि वो संभव नहीं था, और बाद में वर्गीय एकता को तोड़ने के लिए जातिवाद पूंजीवाद के लिए हथियार बन गई। इसलिए जो है कि उन्होंने जातिवाद को हमला नहीं किया। और उसके बाद फिर बाद में आकर तो सिर्फ वर्गीय एकता ही नहीं, आप देखिए कि राज सत्ता पे या सरकार पे कब्जा करने के लिए भी ये जो जातिवादी व्यवस्था है, ये जातिवादी व्यवस्था जो है कि उनके लिए एक सहायक है कि आप जो है कि अगर आपकी जाति का अगर व्यक्ति अगर खड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद फिर आप जो है कि फिर आप नीतियाँ भूल जाते हैं, फिर आप सब भूल जाते हैं, फिर ठाकुर को ठाकुर याद आता है, पंडित को पंडित ठाकुर याद आता है। तो इस तरीके से करके जो है कि ये वर्गीय एकता तोड़ने के लिए उनके लिए सहायक है, राज सत्ता पे नियंत्रण करने के लिए जातिवाद जो है कि उनके लिए सहायक है। इसलिए जो है कि जाति पे ये जो कहा जाता है कि पूंजीवाद का विकास इन पे से हमला करेगा, वो भारत के अंदर संभव नहीं है। इसलिए वही लोग जो वर्गीय एकता का निर्माण करना चाहते हैं, वही लोग जो सामाजिक एकता का निर्माण करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को जो है कि आपको इनका ये जो उन्हीं लोगों को जो है ये जो सामाजिक उत्पीड़न के सवाल है, उन सामाजिक उत्पीड़न के सवालों को भी उन्हीं को उठाना होगा, उन्हीं को जो है कि जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ना होगा। और ईएमएस ने अपनी लड़ाई जो है कि इसी हिसाब से जो है कि लड़ी। इसीलिए ईएमएस नास्तिक थे, लेकिन नास्तिक होते हुए भी उन्होंने दलितों के मंदिर प्रवेश का आंदोलन लड़ा, उसके लिए सत्याग्रह किए, उन पर हाथी चढ़ाए गए, उसके लिए वो जेल गए, ताकि क्योंकि वो जानते थे कि आप जो है कि ये जो बराबरी है कि मंदिर जाना या ना जाना ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मंदिर जाने का अधिकार सबको होना चाहिए, बराबरी का अधिकार जो है कि सबको होना चाहिए। इसलिए जो है कि उन्होंने जो है कि ये बात उठाई। दूसरी चीज़ जो एक ईएमएस के बारे में बात करते हैं तो जो उनको जो है कि बड़ा साबित करती है कि उनके दिमाग में समाज के विकास के लिए जो दूसरा पहलू था वो ये था कि जब हम आमतौर पे मनुवादी व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो मनुवादी व्यवस्था पे का जो रथ है, उसको रथ को खींचने वाले दो बैल हैं जिनकी गर्दन पे जो है पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। एक है शूद्र, दूसरी है महिला। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि जब हम दलित आंदोलन की बात करते हैं तो दलित
आंदोलन जो है कि वो इस जाति उत्पीड़न के खिलाफ तो बात करता है, बराबरी की तो बात करता है, लेकिन महिलाओं के बारे में जो उसकी सोच है, उस सोच के बारे में वो जो है कि वो सोच नहीं बदलता। वहाँ पर उसकी सोच वही है, वो एक जो सामंती सोच होती है वही सोच रहती है। और इधर जब महिला आंदोलन की अगर बात करते हैं तो वो महिला मुक्ति की बात तो करते हैं कि महिलाओं को मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन वो दलित उत्पीड़न के को ख़त्म करने की जो है की बात नहीं होती है। तो इसलिए जब तक ये जो दो जिनके ये जो रथ है जिनकी गर्दन पे रखा हुआ है, जब तक ये दोनों मिलकर इस जो है कि रथ को नहीं उतारेंगे, इस जुए को नहीं उतारेंगे, तब तक जो है कि एक को से फड़फड़ा सकते हैं लेकिन उससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसलिए ईएमएस इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ जो है कि दलित, जो अभी हमने जिस तरीके का जिक्र किया है कि उन्होंने सिर्फ सामाजिक उत्पीड़न के बारे में ही बात नहीं की, उन्होंने जो है कि महिला उत्पीड़न के बारे में भी बात की और महिला की जो बराबरी, उस महिलाओं की बराबरी के बारे में भी बात की। और उन्होंने कहा कि महिलाओं के 3 तरह के प्रश्न हैं। एक, महिला के नाते, ये जो महिलाओं को महिला के नाते में बात करते हैं तो उसमें सारी महिलाएं आ जाती हैं। ये जो अगड़ी पिछड़ी या किसी प्रकार की महिला नहीं, हर प्रकार की जो महिला है, हर प्रकार की महिला जो है कि उत्पीड़न का शिकार है, गैर बराबरी का शिकार है। अंबानी साहब अपनी बेटी की शादी करते हैं और अपनी ठसक के लिए उसमें बिल क्लिंटन को भी बुलाते हैं, 4,500 करोड़ जो है कि उस पूरी शादी पे खर्च कर देते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को बराबर की संपत्ति देने के लिए तैयार नहीं है। ये मतलब ये महिलाओं के साथ जो भेदभाव है, उस भेदभाव की बात है कि अंबानी की बेटी भी जो है कि उस एक महिला के नाते अंबानी की बेटी भी जो है कि उसको जो बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए वो हिस्सा जो है कि उसको नहीं मिलता है। दूसरा जो है कि जो है कि एक महिला मजदूर के नाते उसके अधिकार हैं, और तीसरा जो है कि महिला नागरिक के नाते जो उनके अधिकार हैं। ये 3 तरीके के अधिकार हैं जिन अधिकारों के बारे में महिलाओं के प्रश्न थे, जिन महिलाओं के प्रश्नों को ईएमएस ने उठाया और उनके बारे में उन्होंने क्या कहा कि अगर महिलाओं की बराबरी की बात आएगी तो उसमें सारी महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन जब जो है कि महिला मजदूर के नाते आएगी तो उसकी मजदूरी के लिए उनके जो प्रश्न है उस प्रश्नों को उठाया जाना चाहिए। और महिला की नागरिकता का एक नागरिक के नाते सवाल आएगा तो उसमें जो है उसको जितना व्यापक किया जा सकता है उसको जो है उतना व्यापक किया जाना चाहिए। इसलिए वो उनके सामने जो है कि सामाजिक किस तरीके से हम ये जो हमारी जो समाज की व्यवस्था है उसको किस तरीके से हम जो है कि बराबरी पे ला सकते हैं और जितने भी वंचित तबके उन तबकों को किस तरीके से एकजुट कर सकते हैं, उनकी एकता आप बना सकते हैं, वो सारे पहलू ईएमएस के दिमाग में थे और उन सारे पहलुओं पर वो बात चला करते थे। एक बात और है जिस बात को मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो है कि ईएमएस का जो दूसरा योगदान है, उस जो योगदान है एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस दृष्टि से कि ईएमएस ने जब राजीव गांधी जी ने 73वां जो संविधान संशोधन किया तो उस समय जो उन्होंने सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी के नाते जो नोट किया, जो अपना जो नोट भेजा था उसमें उसका जिक्र किया था। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें तो वहाँ पर डेमोक्रेसी है, अगर हम जो है कि स्टेट लेवल पे देखें तो वहाँ पर डेमोक्रेसी है, लेकिन जब उसके नीचे आते हैं तो नीचे आकर जो है कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है, फिर ब्यूरोक्रेसी शुरू हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो 73वां संविधान संशोधन आप कर रहे हैं, इस संविधान संशोधन से भी नीचे जो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, नीचे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, नीचे जो है कि नौकरशाही और ज़्यादा मजबूत होगी। और वो हम अपनी तरीके से हम जहाँ पर देखते हैं अमर सिंह जी जो है कि उनका अपना सीधा उसके अनुभव होगा, तजर्बा होगा उनका, कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर सरपंच जीत भी जाता है तो जीतने के बाद जब वो सीओ ऑफिस में जनपद पंचायत के अंदर जो है कि अपना जीता हुआ सरपंच जब जो एक सर्टिफिकेट लेने के लिए जाता है तब भी उसको 500 रुपये देने पड़ते हैं।
वरना जो है कि वो जो है कि अपना जो है जीते हुए निर्वाचित सरपंच का जो सर्टिफिकेट है वो भी लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और दूसरा जो है कि आप अगर देखें कि ये जो संशोधन हुआ, उस संशोधन का दूसरा पहलू जो है कि आप नीचे लेवल पे प्रतिनिधियों को तो चुन देते हैं, लेकिन जितने भी फाइनेंशियल राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो सारे ब्यूरोक्रेसी के पास हैं। आप किसी भी पंचायत का कोई भी मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि एक भी सरपंच ऐसा दावा नहीं कर सकता कि उसको जो है कि बगैर 10% या 20% सीईओ को कमीशन दिए बगैर जो है कि वो अपने पंचायत के लिए जो है ग्रांट मंजूर करवा सकता। ईएमएस ने जब पंचायत संशोधन किया है 1957 में ही, तो 1967 में जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो जब उन्होंने किया, पहली बार भी वो नहीं कर पाए थे, तो उसमें उन्होंने जो है कि 40% जो है कि जो स्टेट बजट का हिस्सा था उस हिस्सा को पंचायत के माध्यम से खर्च करने की व्यवस्था की। बाद में बंगाल की सरकार ने उसको बढ़ा के 50% कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि इसको नीचे लेवल पे किस तरीके से जो है कि लोकतंत्र का नीचे किस तरीके से विस्तार किया जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए और वो विस्तार तब होगा, नीचे लोकतंत्र तब मजबूत होगा, इसको अगर जन आंदोलन के रूप में अगर विकसित किया जाए, इसमें वहाँ के जो खेत मजदूरों के संगठन हैं उसको इसमें भागीदारी हो, इसमें जितने भी मजदूर जितने भी किसान संगठन हैं उनकी इसमें भागीदारी हो, जितने महिला या जितने दूसरे सामाजिक संगठन इसके साथ जुड़ना चाहें उन सबको जोड़ा जाए। और इसीलिए जब ईएमएस ने इसको किया जो है कि जो वहाँ पर जो है कि पंचायती राज लेकर आए और नीचे इस प्रकार जो है कि आर्थिक अधिकार दिए, तो तब उन्होंने एक वहाँ पर एक ब्यूरोक्रेट से उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ख़तरनाक कदम होगा, क्योंकि इसके तहत सत्ताधारी पार्टी का नीचे जो है कि एक आतंक पैदा करने की जो है कि कोशिश है। ईएमएस ने उसका जवाब देते हुए कहा कि केरल के अंदर कभी भी जो विपक्षी पार्टी रही है उसकी 40% से कम जो है कि पंचायतों के अंदर करीब 40% जो है कि पंचायतों पर उसका कब्जा रहता है। आज भी एलडीएफ सत्ता में है तो यूडीएफ करीब 40% पंचायतें जो है कि उनके पास हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर जो है कि हम जो है कि अगर इससे जो है कि अगर सत्ताधारी पार्टी का आतंक है तो हम तो आधा 40% आतंक जो है कि अपनी जो विपक्षी पार्टी उस विपक्षी पार्टी को देना चाहते हैं। असली अर्थ ये है कि हम इसके माध्यम से लोगों को इसके माध्यम से जो है कि हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि इसके लिए हम जो है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों की जवाबदारी भी तय होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये जो चुनाव थे, पंचायती चुनाव जो थे, उनको वहाँ पर उसके आधार पर जो है कि राजनीतिक आधार पर करने का प्रस्ताव किया। जब राजीव गांधी ने जो संशोधन लेके आए उसमें उसको गैर दलीय आधार पर कहा, तो ईएमएस ने इसी दर पे कहा कि इसके आधार पर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीतिक पार्टियां अपनी जवाबदेही से बचना चाहती हैं। अब जो है कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होते हैं, चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं। उसके बाद अगर गैर दलीय आधार पर होते हैं तो फिर भाजपा क्यों दावा करती है कि 70% जो है कि सरपंच हमारे हैं, जब 52 में से जो है कि 50 जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे बन गए। अगर गैर दलीय आधार पर होना तो फिर गैर दलीय आधार पर होने दो। आप एक तरफ गैर दलीय आधार पर देते हैं, वो करते हैं, और दूसरी तरफ जब सरपंच जनपद में अपना वो लेने के लिए जाता है, सर्टिफिकेट लेने के लिए जाता है, तो तब उसको लिख के देना पड़ता है कि आप किस राजनीतिक पार्टी के साथ संबंधित हैं। और अगर मैं अगर सरपंच बन गया हूँ तो मुझे अगर अपने गांव का विकास करना है तो जाहिर सी बात है कि या तो मुझे लिख के देना पड़ेगा कि मैं जो भी सत्ताधारी पार्टी होगी, या तो सत्ताधारी पार्टी का समर्थक
का समर्थक लिखना पड़ेगा या विधायक जी का समर्थक लिखना पड़ेगा। तो जो मुझसे बाद में लिखवा रहे हो वो मुझसे पहले ही लिखवा दो, मैं घोषणा कर दूँ और जिसमें घोषणा करूँ मैं उसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़ूँ। तो इस तरीके से करके वो जो लोकतंत्र को जो है कि नीचे तक ले जाने की जो उनकी कोशिश थी, ये कोशिश जो है कि उनको ये मतलब लोकतंत्र को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, ये एक पहलू है कॉमेडी ईएमएस का, जो ईएमएस को दूसरे लोगों से बहुत अलग करता है। और इसीलिए एक और पहलू है, जिस पहलू को हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बारे में कॉमेडी ईएमएस की समझदारी के बारे में बात करें तो कॉमेडी ईएमएस थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि ये जो राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। उसी आधार पर केरला बना, उसी के आधार पर जो है कि बाकी राज्यों का फिर जो है कि भाषा के आधार पर जो है कि आंध्र प्रदेश, बाकी सारे जो राज्य थे और राज्यों का जो है कि गठन हुआ। उसमें ईएमएस का और वामपंथी पार्टियों का एक अपना योगदान है। तो ये कुछ पहलू हैं जिन पहलुओं के बारे में मैंने चर्चा की। और आखिरी में आके जिस पहलू पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो ये कि ईएमएस के बारे में मैंने जैसे कहा कि वो जब जो है कि मैंने शुरुआत में कहा था कि उन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी और बहुत सारे पहलू ऐसे हैं, कोई शायद ही पहलू ऐसा हो जिस पहलू जो है कि उनकी कलम से छूटा हो। तो वो जब कला के बारे में करते हैं, संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं, तो मतलब कम्युनिस्ट मतलब जो है कि आप कह सकते हैं कि ईएमएस जैसा व्यक्तित्व ही है जो इतने बड़े बुद्धिजीवियों के बीच में जाकर भी जो है कि आधिकारिक रूप से अपनी बात को इस तरीके से कह सकते हैं और उसके बाद जो है कि उनको उस बात को जो है कि मनवाने की उससे जो है कि बाकी लोगों को सहमत करवा सकते हैं। कला और साहित्य की उनकी जो कला साहित्य और संस्कृति की जो उनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि मलयालम के अंदर बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं। बंगाल के अंदर हमारा आंदोलन बहुत मजबूत है, वहाँ पर भी बड़े बड़े साहित्यकारों की सूची है। लेकिन क्या कारण है कि बंगाल या केरल एक प्रेमचंद पैदा नहीं कर पाया? जिनके आपको वोट लेने हैं उनके बीच में जाकर जो है और जिनका समर्थन आपको चाहिए उनके बीच में जाके कहना कि आप बहुत बड़े हैं लेकिन आप प्रेमचंद क्यों पैदा नहीं कर पाए हैं, ये बात ये साहस का कहने की बात जो है कि ईएमएस ही कह सकते थे, दूसरे लोग में कहने की हिम्मत नहीं। दूसरा जो है कि जो आमतौर पे कहा जाता है कि मतलब जो है कि कला के लिए, जो साहित्य के लिए, तो ईएमएस ने जो है उसकी चर्चा करते हुए कहा कि मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ कि कला के लिए होना चाहिए, उसके जो एक सामाजिक सरोकार होने चाहिए। लेकिन साहित्य से अगर कला को निकाल दिया जाएगा, एस्थेटिक को अगर निकाल दिया जाएगा तो फिर वो साहित्य नहीं रहेगा, नारा बन के रह जाएगा। और इसलिए ये बात करते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि मैं दुख के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि जो बुर्जुआ पूंजीवादी साहित्यकार हैं उनका एस्थेटिक स्टेटस या उनका जो वो है वो हमारे जो वामपंथी जो साहित्यकार हैं उनसे ज़्यादा ऊंचा है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपको इसको ऊंचा सुधारना चाहिए। एक और एक नाटक था जो 1950 के दशक में केरल के अंदर बहुत मतलब जो है कि बहुत पॉपुलर हुआ। और आम तौर पे ये अवधारणा ये है कि 1957 में जो ईएमएस की सरकार बनी, उस सरकार को बनाने में उस नाटक का बहुत योगदान है, ये अवधारणा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वातावरण बनाने में उसका एक योगदान रहा होगा। उस नाटक का नाम है तुमने तो मुझे कम्युनिस्ट बना दिया। बहुत उसकी पॉपुलैरिटी हुई, इतनी पॉपुलैरिटी थी कि गांव-गांव खेला गया और उसके बाद 1954 में आके राज्य सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया।
और उसके बाद फिर नीचे से जो है उस मतलब जो है उस प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन हुआ। फिर 6 महीने बाद जो है सरकार को उसको हटाना पड़ा और फिर और व्यापक पैमाने पर जो है उसका मंचन हुआ। लेकिन जब उसकी ईएमएस ने समीक्षा की तो ईएमएस ने समीक्षा करते हुए कहा कि इसमें ये जो जमींदार करैक्टर है वो बहुत जीवंत है। इसमें जो खेत मजदूर के जो करैक्टर हैं उनकी जो पीड़ा है उसको बहुत सही तरीके से व्यक्त करते हैं, बहुत ही जीवंत करैक्टर है। लेकिन इसमें जो कम्युनिस्ट करैक्टर है वो जितना ढीला है, जितना सुस्त है, अगर ऐसे कम्युनिस्ट हैं तो कौन कम्युनिस्ट बनना पसंद करेगा? कौन कम्युनिस्ट बनना पसंद करेगा? तो ये कुछ पहलू है जो पहलू बताते हैं कि ईएमएस क्यों ईएमएस थे और क्यों जो है कि उनका जो जीवन मतलब जो है कि दूसरों से अलग थे। और इसीलिए ईएमएस जो है कि वो जब जीवन को जो स्वतंत्रता देते थे तो वो हर समय जो है कि वो अपनी बात जो है बेबाकी से कहते थे, परिवार के अंदर भी परिवार के बाहर भी। मैं 2 चीज़ों से अपनी बात अब ख़त्म करने वाला हूँ। एक तो ये कि उनके 2 बेटे थे, एक का नाम था ईएमएस श्रीधरन, बड़े वाले का, छोटे का नाम था शशिधरन। उनके अंतिम समय में उनका जो बड़ा बेटा था श्रीधरन, उन्होंने जो है कि उनका इंटरव्यू लिया, बहुत बड़ा इंटरव्यू। उस इंटरव्यू के 2 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों में एक उनसे पूछा गया कि आप बहुत इस पूरे जीवन में कभी आपको ऐसी हताशा नहीं लगी कि आप दुखी हो गए हों, कि आपको लगे कि मैं घर बैठ जाऊं कुछ दिनों के लिए? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक बार ऐसा संकट आया था और मुझे लगा था कि परिवार में बहुत संकट है, मुझे 1 साल के लिए घर का काम करना चाहिए। लेकिन ये जानकारी कॉमरेड सुरजीत को मिली थी, वो मेरे पास आए थे, तो फिर उसके बाद फिर हमने वो त्याग दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि आपको जो है कि आप बाहर रहे घर में और आप हम मेरे से या मेरी उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी, तो क्या हम भाई बहनों से आप प्यार नहीं कर पाए? तो आपको कहीं लगा ऐसा कि आप जो है कि इसका मतलब जो है कि इसकी क्या आपको कहीं दर्द है, या आपने किस तरीके से इसकी पूर्ति की? हमारे बच्चों को देख के जो है कि उनके साथ मेल मिलाप करके जो है कि आपने उसको जो है कि उसको आपने आपको पूर्ण करने की कोशिश की हो। तो ये बात जो है कि ईएमएस जैसा ही आदमी कह सकता है। उन्होंने कहा कि देखो, आप जब आपका समय था तो आपके समय के साथ तो मुझे जो है कि उस समय तो ऐसा जीवन था कि मैं घर में ही नहीं रह पाता था। लेकिन जब आपके बच्चे पैदा हुए तो उस समय मैं दिल्ली में था, तो आपके बच्चों को मैं बिल्कुल प्यार नहीं कर पाया। लेकिन श्रीधरन के बच्चों के साथ मैंने वो जीवन जिया है जो मुझे जो है कि दादा के नाते जीना चाहिए। एक बेटे के सामने कहना कि मैं आपके बेटों को प्यार नहीं कर पाया, आपके भाई के बेटों को प्यार कर पाया हूँ, ये बात जो है कि एक सरल और सहज व्यक्ति ही कह सकता है। और आखिरी बात ये कि जब वो थे चीफ मिनिस्टर भी थे, उस समय वो मोटरसाइकिल से बैठाकर अपनी पत्नी को केरल में त्रिवेंद्रम के अंदर मंदिर के दर्शन करवाने के लिए ले जाया करते थे। तो लोगों ने पूछा कि आप तो कम्युनिस्ट हैं? उन्हें कहा हाँ मैं कम्युनिस्ट हूँ। तो उन्हें क्या कि आप तो आए हैं? उन्हें कि मैं मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, मैं मंदिर में नहीं गया। मेरी पत्नी, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं धर्म को नहीं मानूं, लेकिन मेरी पत्नी का भी डेमोक्रेटिक राइट है कि वो माने। तो अगर मेरी पत्नी मानना चाहती है तो मैं उसके अधिकार का हनन नहीं करूंगा, मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। जब वो कन्विंस हो जाएगी तो नहीं जाएगी। बाद में आखिरी समय पे आके उन्होंने भी मंदिर जाना छोड़ दिया था, लेकिन जब तक वो मंदिर जाती रही तब तक वो मोटरसाइकिल पे बैठा के उनको मंदिर ले जाते थे। वो बाहर खड़े हो जाते थे, वो अंदर दर्शन करने के लिए आती थी, वो आके जो है कि उनके मोटरसाइकिल पे बैठते थे, वो चले जाते थे। ये कुछ पहलू हैं जो ईएमएस को ईएमएस बनाते हैं, और मुझे लगता है कि इतने कम समय में कुछ इतनी ही चर्चा उनके बारे में हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।